मेरा आप सभी को नमस्कार दोस्तों मेरी वीडियो सीरीज़ ज़ीरो डिफेक्ट हाउ टू अचीव का ये मेरा 4th वीडियो होने वाला है। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि हम किसी भी एटीआई डिफेक्ट के लिए कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उनके काउंटर मेजर लेते हैं और कैसे वो रिपीट ना हो उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है और कैसे वाई एनालिसिस करते हैं। ये सारी बातें हमने पुराने वीडियोज़ में जो इससे पहले वाले थे उनके द्वारा सीखी। आज के वीडियो में मैं बीटा डिफेक्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि हम उनका एनालिसिस कैसे करते हैं, उनके कैसे एक्शन प्लान बनाते हैं, कैसे काउंटर मेजर लेते हैं। दोस्तों बीटा डिफेक्ट बेसिकली क्रॉनिक डिफेक्ट होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक अपनानी पड़ती है और इसमें जो आज का वीडियो मेरा होने वाला है ये बीटा डिफेक्ट का हाउ टू एलिमिनेट का जो पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा इसका। तो फर्स्ट पार्ट से अगर आपको डिफेक्ट ज़ीरो नहीं होता है तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी बताऊंगा। उस मेथड से भी आप एनालिसिस करके अपने बीटा डिफेक्ट को ज़ीरो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं बीरेश चौहान, मैं पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने एज ए TPM प्लेयर हेड क्वालिटी मेंटेनेंस में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है और उस एक्सपीरियंस को मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ख़ास तौर से उन लोगों से जो मेरे साथी अभी मेरे चैनल पर जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाला वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। और साथ में एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि आप मेरे इस वीडियोज़ को जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे कि मेरे एक्सपीरियंस का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज का वीडियो। तो दोस्तों अब मैंने निकाल लिया है बी टाइप डिफेक्ट मैट्रिक्स प्लांट लेवल। तो यहाँ पे मैं जैसा कि आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर मेरा किसी प्रोसेस में डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है तो वहाँ ये टिक मार्क लगा के मेरे को शो करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नॉन फिल डिफेक्ट मेरा कास्टिंग प्रोसेस में एग्जिस्ट है तो मैंने यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया। अगर यही डिफेक्ट मेरा काउंटर मेजर लेने के बाद एलिमिनेट हो जाता है तो मैं इसको ग्रीन से फिल करके शो कर दूंगा कि ये डिफेक्ट मेरा एग्जिस्ट करता था, मैंने काउंटर मेजर लिया और ये एलिमिनेट हो गया। अगर मेरे अभी जो नए साथी मेरे इसके साथ जुड़े हैं चैनल के साथ, उनको अगर क्लैरिटी नहीं है ए टाइप बी टाइप सी टाइप डिफेक्ट क्या होता है तो आप ऊपर आई बटन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जिससे कि उनको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ए टाइप बी टाइप सी टाइप डिफेक्ट क्या होते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा डिफेक्ट नॉन फिल या ब्लो होल का रहता है। तो यहाँ पे मैं अब नॉन फिल डिफेक्ट को लेकर आगे का एनालिसिस जो है आपको बताऊंगा कि बी टाइप डिफेक्ट के लिए हम 2 तरह से एक्शन ले सकते हैं। तो आज जो फर्स्ट मेथड है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मेथड में हमें बी टाइप नॉन फिल के कैसे कंट्रोल करना है या उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेने हैं इसमें देखेंगे। तो बी टाइप डिफेक्ट में सबसे पहले नॉन फिल के लिए हमें जो एक लिस्ट आइडेंटिफाइड करनी पड़ेगी जिसके अंदर कॉज एंड सब कॉज ये इस तरह से आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे। ये लिस्ट मैंने जो बनाई है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको बना के वो सारे कॉज एंड सब कॉज आइडेंटिफाइड करके लिस्टेड करनी पड़ेंगी। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैंने दिया है डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट आपकी प्रोसेस में है। तो क्योंकि यहाँ हम नॉन फिल की बात कर रहे हैं तो केवल नॉन फिल के लिए ही हम ये लिस्ट आइडेंटिफाइड करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, केवल एक डिफेक्ट के लिए एक लिस्ट आइडेंटिफाइड करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम नंबर ऑफ डिफेक्ट के लिए एक ही लिस्ट में आइडेंटिफाइड कर दें। नहीं दोस्तों, हो सकता है कि इस लिस्ट के अंदर जो भी कंडीशन आप आइडेंटिफाइड करो वो अदर डिफेक्ट में भी काम आती हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है नॉन फिल क्रैक ब्लो होल, तो इसमें जो कंडीशन आइडेंटिफाइड किया है ये अदर डिफेक्ट में भी जो है एग्जिस्ट करेगी। तो आप यहाँ से उनके लिए भी एक्शन प्लान ले सकते हैं, वो बात अलग है। परंतु आपने ध्यान यही रखना है कि एक ही डिफेक्ट के लिए एक ही लिस्ट आइडेंटिफाइड करनी है जिसके अंदर कॉज एंड सब कॉज आपने आइडेंटिफाइड करके रखने हैं। तो यहाँ ऊपर जैसे देख रहे हैं मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट कर दी है। डिफेक्ट एनालिसिस शीट HPDC नॉन फिल डिफेक्ट के लिए है, मशीन नंबर कौन सी है और कंपोनेंट कौन सा है। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि हम ये मशीन वाइज और कंपोनेंट वाइज ही आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे कि जो कंपोनेंट हमारा फ्रीक्वेंटली जिस मशीन के ऊपर चलता है तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही हम काम करेंगे जिससे कि हमें रिजल्ट अचीव करने में आसानी भी होगी
और उसका जो ओवरऑल डिफेक्ट हमारा आ रहा है, जो रिजेक्शन रेट है हमारा, वो भी तेज़ी से कम होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन आइडेंटिफाइड की है हमने, देखेंगे ये डिफेक्ट आइडेंटिफाइड किया, कंडीशन है वो आइडेंटिफाइड की, देन सब कॉज यानी कि उसका सेकंड कंडीशन है वो आइडेंटिफाइड की। तो यहाँ देखेंगे मैंने आइडेंटिफाइड किया है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एलॉय नॉट एज पर स्पेक्स। तो जो भी मेरा एलॉय बाहर से आ रहा है, चाहे वो इंगॉट्स की शेप में हो, चाहे वो मोल्टन मेटल की शेप में हो, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन मेरी Ng हो सकती है। अब इसका एक रीजन मैंने आइडेंटिफाइड किया एज ए सब कॉज कि वो मेरा इंस्पेक्शन जो या टेस्टिंग मेथड है वो मेरा गलती की वजह से भी ये रॉन्ग मेजरमेंट हो सकता है या रॉन्ग टेस्टिंग हो सकती है, आपका स्पेक्ट्रो कैलिब्रेटेड ना हो, या आपने जो कैल है उसका जो कैल मेथड बोलते हैं वो सही से आपने कैलिब्रेशन ना किया हो। तो ये भी हमें सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड करनी है एज ए कॉज एंड सब कॉज। देन उसके बाद वो किस हेड में जाता है हमने वो नोट करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है वो नोट करके रखनी है। अभी जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी आपने स्टैंडर्ड वैल्यू अभी करंटली आइडेंटिफाइड की हुई है वो पुट करनी है, उन्हीं के अगेंस्ट अभी हम चेक करेंगे आगे कंडीशन क्या है। अब दोस्तों यहाँ कांस्टेंट कंडीशन है या वेरिएबल कंडीशन है। अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल कंडीशन से आपका क्या मतलब है वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कांस्टेंट, यहाँ मैंने कांस्टेंट को C से डिनोट किया है और ये वेरिएबल कंडीशन को मैंने V से डिनोट किया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि कांस्टेंट कंडीशन मींस अगर एलॉय आपका जो भी पीछे से आया, उस एलॉय के अंदर जो भी एलिमेंट है, ये मैंने मेन एलिमेंट यहाँ डाल दिए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी, अगर मैं AdC12 की बात करूं एल्यूमिनियम एलॉय की, तो उसके अंदर अराउंड 11 एलिमेंट हम मेजर करते हैं, तो वो आप सारे नोट भी कर सकते हैं, या मैंने मेन डाल दिए हैं आपको एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों अगर ये पीछे से मेरा मेटेरियल जो भी आया उसके अंदर अगर कोई भी केमिकल कंपोजिशन Ng होगी तो Ng ही रहेगी, वो ओके है तो ओके ही रहेगी। तो इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट कंडीशन में डाला है। वेरिएबल का मतलब है कि जो मेरी कंडीशन रेगुलर वेरी करती रहेगी। अब जैसे यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, मेटल टेम्परेचर लो एट मेल्टिंग फर्नेस, तो यहाँ जो मैंने स्पेक्स दिए हैं 710 डिग्री से 750 डिग्री, तो ये कंडीशन मेरी वेरी करती रहेगी। आपको पता है ये कांस्टेंट रहने वाली नहीं है। जब तक मेल्टिंग चलती रहेगी तब तक मेरा हाई टेम्परेचर रहेगा, जैसे ही बर्नर बंद होंगे लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई मेरी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब इस कंडीशन के बाद आपने चेक मेथड, जो भी एग्जिस्टिंग आपका मेथड है, अभी हम उसी को नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट है एक्चुअल स्टेटस क्या है आपका। तो जो एग्जिस्टिंग मैंने ये स्पेक्स आइडेंटिफाइड किए थे यहाँ, अभी मेरा एक्चुअल में क्या निकल के आ रहा है वो नोट करेंगे। रिजल्ट ओके है या Ng है। अगर ओके है तो नो एक्शन, अगर Ng है जैसे यहाँ दिखाया हुआ है तो देन वी विल डू YY एनालिसिस। YY एनालिसिस से फिर मेरा रूट कॉज निकल के आएगा, रूट कॉज के बाद फिर काउंटर मेजर निकलेगा उसका। देन उस काउंटर मेजर को कौन करेगा, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो नोट करेंगे। ये डिपार्टमेंट वाइज मैंने डाला हुआ है, अब इसी तरह से आप डाल सकते हो। आप यहाँ नाम भी लिख सकते हो पर्टिकुलरली अगर आप चाहो तो डिपार्टमेंट के साथ साथ। एंड देन कब तक वो कंप्लीट होगा हम वो टारगेट डेट फिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये आपने देख लिया पूरा जो ऊपर लिस्ट मैंने आइडेंटिफाइड की है उसकी हेडिंग आपको ये सारी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं चलता हूँ इसको 1 बाय 1 वो क्लियर कर देता हूँ आपको दोस्तों। अब जैसे मैंने बताया डिफेक्ट, तो मैंने डिफेक्ट नॉन फिल के लिए काम करना है, एक डिफेक्ट के लिए एक सीट बनानी है, तो नॉन फिल के लिए अब देखेंगे हम। नेक्स्ट इसका जो कॉज है, नॉन फिल का जो कॉज है मेरा, वो मैंने आइडेंटिफाइड किया है मेटल टेम्परेचर लो एट मेल्टिंग फर्नेस, यानी कि जो सेंट्रलाइज मेटल फर्नेस है मेरी, मेल्टिंग फर्नेस पे लो टेम्परेचर मेरा मिलता है, ये मेरा एक कॉज है नॉन फिल के लिए। अब इसके लिए आप देखेंगे हेड मेथड है, देन उसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने डिफाइन कर रखी है 710 डिग्री से 750 डिग्री। कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल है। अभी एडजस्टिंग मेथड है जो मेरा, वो हैंड पायरोमीटर से मैं चेक करता हूँ इसको। एक्चुअल वैल्यू मेरी आई 680 डिग्री। तो दोस्तों ये जो 680 डिग्री आया मेरा, ये अगेंस्ट स्पेक्स इट वाज लो, तो ये कंडीशन मेरी Ng हो गई। अब Ng कंडीशन हो गई तो फिर मैंने क्या करना है, इसका YY एनालिसिस करना है। तो दोस्तों यहाँ मैं YY एनालिसिस अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी YY एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है
अगर आपने देखना है वाई वाई एनालिसिस कैसे करना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। अब वाई वाई एनालिसिस से मेरा रूट कॉज जो आइडेंटिफाइड हुआ वो हुआ नो इंडिकेशन व्हेन मेटल टेम्परेचर गोज लेस। यदि मेटल टेम्परेचर मेरा कम हो जाता है तो मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि मैं यहाँ मैनुअल मेथड से बार बार चेक करता हूँ। तो इसका काउंटर मेजर निकल के आया मेरा हैंड पायरोमीटर की जगह मेरे को DRO यानी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम मेरे को वहाँ इंस्टॉल करना है, जिससे मेरे को कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर सकूँ कि मेरा मेटल टेम्परेचर अभी एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस की रहेगी नेचुरली, और इसकी टारगेट डेट मैंने दे दी है 7 जुलाई, क्योंकि इसमें हो सकता है मेरे को कुछ मेटेरियल बाहर से परचेज करना पड़े, उसमें टाइम लगे, तो उसको कंसीडर करते हुए हमने टारगेट डेट उसी हिसाब से दी है, जो विद इन टारगेट डेट हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके नेक्स्ट और सब कॉज भी आइडेंटिफाइड करेंगे हम, जैसे यहाँ सब कॉज कंडीशन दिया हुआ है। अब जो मेटल टेम्परेचर लो होगा, एक तो मेन कॉज ये हो गया। अब सब कॉज में देखेंगे, जैसे बर्नर नोजल चोक्ड, फर्नेस ऑयल प्रेशर लेस, फर्नेस ऑयल टेम्परेचर लेस। अगर दोस्तों आपकी ऑयल फायर्ड फर्नेस है तो उसके लिए आपको जो ऑयल पीछे से सप्लाई करते हैं उसका भी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। अगर दिसंबर या जनवरी के महीने में आप देखेंगे वो टेम्परेचर लेस हो जाता है, तो जो ऑयल है वो गाढ़ा होने की वजह से वो आपको हो सकता है सप्लाई में प्रॉब्लम आए या आपका नोजल चोक हो जाए। और नोजल चोक होने की वजह से जो आपने अपनी सेटिंग की हुई है उतना ऑयल आपको नहीं मिलेगा, तो आपका मेटल टेम्परेचर में भी इम्पैक्ट आएगा। अब हम सेम नॉन फील्ड डिफेक्ट के लिए सेकेंड कॉज हमने आइडेंटिफाइड किया मेटल टेम्परेचर लो एट होल्डिंग फर्नेस। इससे पहले हमने देखा था कि सेंट्रलाइज फर्नेस का मेटल टेम्परेचर लो था, जिसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए हमें क्या करना है। अब हम बात कर रहे हैं जो मशीन के साथ आपकी होल्डिंग फर्नेस है उसका भी मेटल टेम्परेचर लो है, तो इसके लिए हमने स्पेक्स फिक्स किया 640 से 680 डिग्री। आपके स्पेक्स जो भी है आपके एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड वैल्यू वो आप यहाँ पुट करेंगे। कंडीशन अगेन आपको पता ही वेरिएबल है, क्योंकि ये भी वेरी करेगा टेम्परेचर। ऑनलाइन टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ है मेरा, जहाँ से मैं मेजर कर सकता हूँ, बट ये मेरे को एनजी कंडीशन मिली। अब ये एनजी कंडीशन क्यों मिली, अब इसको हम सब कॉज में देखेंगे। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे नो डायरेक्ट मेजरमेंट फैसिलिटी, तो ये सब कॉज मैंने इसका आइडेंटिफाइड किया कि डायरेक्ट मेजरमेंट फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, हैड ए मेथड, स्पेक्स अगेन सेम है। अब ये जो कंडीशन है मेजरमेंट फैसिलिटी ये तो कांस्टेंट होगी, बट आपकी जो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर है वो वेरी करेगा। तो मेजरमेंट फैसिलिटी जो भी रहेगी जिसमें मेरी कांस्टेंट कंडीशन रहेगी उसमें अब देखते हैं चेक मेथड क्या चाहिए। अब यहाँ पे मेरा जो करंट इंस्पेक्शन या टेस्ट मेथड है वो है विजुअल डिस्प्ले ऑन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे डिस्प्ले आता है जहाँ से मैं नोट करता हूँ और वो मेरे को कम मिला। एनजी कंडीशन आपको पता ही है ये, क्योंकि इस स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मीट हुई मेरी जो रिक्वायर्ड है मेरे को टेम्परेचर। देन मैंने वाई वाई एनालिसिस किया है इसका। वाई वाई एनालिसिस करने के बाद मेरा रूट कॉज निकल के आया इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मेटल। तो जो मेटल का टेम्परेचर है वो मैं इनडायरेक्टली मेजर कर रहा हूँ, यानी कि जो होल्डिंग फर्नेस की सराउंडिंग में मेरे थर्मोकपल लगे हुए हैं उनके थ्रू ये मेजरमेंट मेरा निकल के कंट्रोल पैनल पे आ रहा है, जिसको मैं नोट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको पता ही है अगर मोल्टन मेटल का टेम्परेचर हमें नोट करना है तो मेटल के अंदर ही हमें डिप करना चाहिए, कोई भी जो भी मेथड हम रख रहे हैं अपना टेम्परेचर इंडिकेटर। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम होल्डिंग फर्नेस की जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसी के थ्रू हम डिस्प्ले ले रहे हैं, तो जिसमें वेरिएशन आ सकता है आपका, और ये हमेशा वेरिएशन रहता भी है। अब इसके लिए जो काउंटर मेजर निकल के आया मेरा वो आया डायरेक्ट थर्मोकपल टू बी इंस्टॉल्ड विद पायरो पॉकेट, यानी कि मेरे को डायरेक्ट थर्मोकपल स्टार्ट करना होगा जो मोल्टन मेटल के अंदर डिप रहे और वहाँ से जो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर है एक्चुअली वो मेरे को शो करे। तो इसके लिए अब जो काउंटर मेजर लेना है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों यहाँ कंबाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेंटेनेंस टीम ने मेरा ये इंस्टॉल करके देना है पूरा सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद क्वालिटी की टीम ने ये पूरा सिस्टम वैलिडेट करना है और सर्टिफाइड करना है, तो इसलिए यहाँ कंबाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। देन उसके बाद यहाँ टारगेट डेट देखेंगे 9 जुलाई दी हुई है, मीन्स के इसमें अगर कुछ आपको मटेरियल परचेज करना पड़ता है तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो उसी को कंसिडर करते हुए टीम ने डिसाइड किया
कि हम 9 जुलाई तक ये टास्क कंप्लीट करेंगे। अब इसी तरह से जो आपने देखा दोस्तों, एक कंडीशन मैंने आइडेंटिफाइड की, मेटल टेम्परेचर लो एट होल्डिंग फर्नेस। अब इसी के लिए जो अदर सब कॉजेज हैं और भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं हम, जैसे ये है नेक्स्ट, थर्मोकपल डिफेक्टिव भी हो सकता है, लेस एम्पियर फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी मेरा डिफेक्टेड हो सकता है। तो इसी तरह से दोस्तों आप नंबर ऑफ कॉज आइडेंटिफाइड करेंगे, देन उसके सब कॉज आइडेंटिफाइड करेंगे, फिर उनके आप देखेंगे कांस्टेंट कंडीशन है या वेरिएबल कंडीशन है। हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल कंडीशन है तो उसको वेरिएशन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्या उसके अंदर हम ऐसा सिस्टम या चेकिंग मेथड या किसी फ्रीक्वेंसी पे हमें मॉनिटरिंग करनी है, वो सारे जो है करने के बाद हम वेरिएबल कंडीशन को हम कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे या उसको मिनिमाइज करेंगे वेरिएशन को, जिससे कि हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट है उस वेरिएबल कंडीशन का वो कम से कम आए और हमारा प्रोडक्ट ओके बने। जैसा कि आप देखेंगे मैंने अपने यहाँ पे ये लगभग 28 कॉज एंड सब कॉज आइडेंटिफाइड किए हैं। आपके यहाँ हो सकता है प्रोसेस के हिसाब से आपके ये कॉज आपको 50 या 100 भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो आप अपने यहाँ जो भी कंडीशन है वो सारी आइडेंटिफाइड करके वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंडीशन आइडेंटिफाइड करेंगे और उन वेरिएबल कंडीशन को आप कंट्रोल करके इस तरह से आप वहाँ पे इंस्पेक्शन या टेस्ट मेथड लगाएंगे कि वो आपका जो वेरिएशन है उसको मिनिमाइज करके उसका फाइनली प्रोडक्ट पे कोई इम्पैक्ट ना जाने पाए। इसके बाद दोस्तों अब हमने ये कंडीशन आइडेंटिफाइड कर ली, यहाँ से हमने ये भी चेक कर लिया कि एडजस्टिंग जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी मेरी वो मेरी सही है या नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू में अगर कोई चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर देंगे यहाँ से, और उसके बाद देखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट में मेरा क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देन ये सब करने के बाद फिर मेरे को एक फाइनल स्टैंडर्ड फ्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए लगा दिया है, ये ऑपरेटिंग कंडीशन हम इसको बोलते हैं। या दोस्तों ये स्टैंडर्ड आप थ्रू कंट्रोल प्लान भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मटेरियल में, मेथड में या मशीन में जो भी मैंने स्टडी करके यहाँ से आइडेंटिफाइड की स्टैंडर्ड कंडीशन वो आपने फ्रीज करनी है। अब जैसे यहाँ देखेंगे मेटल टेम्परेचर के लिए मैंने बात की थी, तो मेटल टेम्परेचर मैंने कितने पर रखना है जिसमें मेरे बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, वो मेरी चेक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो चेक फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल के आएगी दोस्तों। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन जो भी मेरा मेल्टिंग फर्नेस पे मैं चेक करूँगा बाई स्पेक्ट्रो एवरी हीट का करूँगा, देन उसके बाद मेल्टिंग फर्नेस पर जो चेक करूँगा वो भी एवरी हीट का करूँगा, होल्डिंग फर्नेस पर चेक करूँगा वंस पार्ट शिफ्ट करूँगा। तो आप इसी तरह अपने जो भी कंट्रोल मेथड है वो डिफाइन करेंगे और इनको सबको अलग से भी लगा के आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, या यहाँ पे जो वैल्यू आपने आइडेंटिफाइड की हैं जिन पे आपको बेस्ट रिजल्ट अचीव हुए हैं इनको सेम एज इट इज़ आप अपने कंट्रोल प्लान में भी पुट कर सकते हो, जैसे कि एक ही डॉक्यूमेंट से आप इसको कंट्रोल कर सको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और बी टाइप डिफेक्ट के लिए कैसे हमने काम करना है इसका जो फर्स्ट मेथड है वो आपको क्लैरिटी हुई होगी। आपको इस मेथड को यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट अचीव हुए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके बाद अगर रिजल्ट नहीं अचीव होते हैं तो मैं अब सेकंड मेथड पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं बताऊँगा सेकंड मेथड में कि फर्स्ट मेथड हमने जब कंप्लीट कर लिया इसके बावजूद भी हमारा डिफेक्ट अभी आ रहा है बी टाइप, तो उसके लिए हमें किस तरह से एनालिसिस करना है, कैसे एक्शन लेना है। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरी इस वीडियो सीरीज़ के साथ, ज़ीरो डिफेक्ट हाउ टू अचीव।